नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सभी दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम 2023 का जो आपका डीएलएड का एग्जाम हुआ था उसके टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को कर रहे थे। दोस्तों ये उसका लास्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम बचे हुए 10 सवालों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों कल आप सभी का पेपर है, उस सभी के लिए आप सभी को बहुत सी शुभकामनाएं। जिन लोगों ने मेहनत करी है उन लोगों को जरूर वहाँ पे अपनी मेहनत का रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, पेपर कैसा आएगा या उसमें कैसे सवाल आएंगे इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। ठीक है, लेकिन यदि वहाँ पे आपका पढ़ा हुआ फंसता है, जो भी आपने पढ़ा है वो पेपर में वैसे सवाल बनते हैं तो आपको सिलेक्शन है, और आपका पढ़ा हुआ नहीं आता है तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर वहाँ पे आपने जो है अपनी बुद्धि के हिसाब से सवालों को करना होता है। ठीक है, पेपर में क्या आएगा इसे कोई नहीं जानता है, मैं आप, ये सिर्फ उसी को पता है जिसने पेपर बनाया है, उसको पता है पेपर में क्या सवाल आएंगे, बाकी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता दोस्तों। ठीक है, और आपका पढ़ा वहाँ फंसता है तो बस आपका सिलेक्शन है, और आपका पढ़ा हुआ नहीं फंसता है तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो अभी दोस्तों आपको पता है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, आपको 200 सवाल मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने विवेक से अपने कॉमन सेंस से वहाँ पे सवालों को कीजिएगा। ठीक है, अपने फोकस के साथ सवालों को ध्यान से पढ़िएगा। कई बार क्या होता है, सवालों की भाषा ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, हम उसको समझ नहीं पाते कि सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। तो आपने सवाल को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और ध्यान से उसका जवाब देना है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, जो बेस्ट ऑप्शन आपको लगेगा कि हाँ इसमें ये ऑप्शन बेस्ट है उसी को आपने चूज़ करना है। बाकी मैं चाहूँगा कि आप लोगों की मेहनत वहाँ पे दिखे, आप लोगों का पढ़ा वहाँ पे फंसे। लेकिन यदि आपका पढ़ा वहाँ पे नहीं फंसता है दोस्तों तो निराश मत होइएगा। ठीक है, आने वाले काफ़ी एग्जाम्स अभी आपके सामने हैं, कनिष्क सहायक का है आपके पास, पुलिस का है आपके पास, और ऐसे ही आपके कई एग्जाम यहाँ पे सीट्स वाले एग्जाम भी होने वाले हैं, तो आप उनकी तैयारी में रहिएगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जितने भी इनके जो एग्जाम होंगे उन सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, हो सके तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपको जो है आपके जो पिछले साल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं कनिष्क सहायक के, आपके पुलिस के, इन सभी के पिछले वर्ष के पेपर में यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा आप सभी। तो हो सके तो यदि आप लोग उसके लिए इच्छुक हैं तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो हम कनिष्क सहायक की तैयारी स्टार्ट करेंगे अपनी। और अभी के दोस्तों ये जो 10 सवाल इन्हें कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और आपसे निराश नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, जिन लोगों का पढ़ा हुआ फंसेगा उनका सिलेक्शन है, और जिनका पढ़ा हुआ नहीं फंसेगा तो वो आगे मेहनत करिएगा अपने लिए, और अच्छे से मेहनत कीजिएगा। ठीक है, आपको जरूर यकीनन आपको आगे जाकर रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना है किसी चीज़ को लेकर। तो चलिए, आप सभी को करके बेस्ट ऑफ लक, और बिना किसी टेंशन के, बिना दिमाग में प्रेशर लिए सवालों को कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर हमारा था 190। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है। दोस्तों शिक्षण का जो सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ये आपका सवाल है। छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण, एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। दोस्तों इसको हमने कल भी कराया था आपको कि इसका जो सही जवाब था वो है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। ठीक है, यही क्या होता है दोस्तों, शिक्षा का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है जो छात्र के व्यवहार में जो है वांछनीय परिवर्तन हमें देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपका जो हमने आज से स्टार्ट करना है। चलिए तो शुरू करते हैं आपका सवाल नंबर 191 से। सवाल आपका क्या कह रहा है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है। एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है। यदि कोई छात्र है दोस्तों और वो धीमी गति से सीखता है तो इसमें से क्या उसकी विशेषता नहीं है। सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच, या रुचियों की सीमित सीमा। देखिए यदि कोई बच्चा है वो धीमी गति से सीखता है तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी सोच बिल्कुल अमूर्त होगी। अमूर्त सोच दोस्तों वो होती है जहाँ पे वो बच्चा बिल्कुल मतलब कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं सीख पा रहा है, उसे कहते हैं आपकी अमूर्त सोच, जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसकी बुद्धि बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसे कहते हैं अमूर्त। ठीक है दोस्तों, तो अमूर्त सोच तो उसकी होगी नहीं, भले ही वो धीमी गति से सीख रहा है लेकिन सीख तो रहा है ना। तो अमूर्त सोच इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। उसने पूछा कि विशेषता नहीं है, तो एक धीमी गति से सीखना छात्र की विशेषता नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है, अमूर्त सोच, क्योंकि उसकी अमूर्त सोच तो हो ही नहीं सकती। अमूर्त का मतलब है कि बिल्कुल सीख ही नहीं पा रहा है। ठीक है, सीमित शब्दावली, हाँ दोस्तों होगी, वो सीमित शब्दों को ही सीख पा रहा होगा। ध्यान की छोटी अवधि, हाँ भले ही उसका समय थोड़े टाइम के लगता होगा चीज़ों पे, ध्यान की छोटी अवधि बिल्कुल सही हो जाएगा। रुचियों की सीमित सीमा, कि उसकी रुचियाँ बहुत ही कम चीज़ों में है, हाँ हो सकता है। लेकिन अमूर्त सोच इसका बिल्कुल गलत जवाब है, यानी कि अमूर्त सोच उसकी नहीं होगी। तो बोला कि विशेषता नहीं है, हाँ दोस्तों अमूर्त सोच की विशेषता नहीं है। अमूर्त का मतलब है वो सीख ही नहीं पा रहा है, और यहाँ पे साफ है कि धीमी गति से सीख रहा है, यानी कि सीख तो रहा है। तो अमूर्त सोच इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमें विशेषता नहीं है बतानी थी दोस्तों। क्या नहीं है विशेषता उसकी, अमूर्त सोच। अमूर्त का मतलब हो गया वो बिल्कुल नहीं सीख पा रहा, तो ये उसकी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। सवाल नंबर दोस्तों 192। ठीक है दोस्तों, जिस सवाल का बोल रहा है कि आपसे क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित है। जो आपका क्षेत्र अध्ययन होता है वो किन परिस्थितियों से संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका वास्तविक जीवन की स्थितियों से। ठीक है दोस्तों, तो वास्तविक जीवन की स्थितियों से आपका जो है क्षेत्र अध्ययन संबंधित होता है। दोस्तों मैंने आपसे कल भी परसों भी एक बात कही थी कि देखिए अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा हो ना, और आपको खेलना है कि आप चाहते हो कि यार सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, तुक्के मारने ही पड़ेंगे, तो जो सबसे लंबा ऑप्शन है दोस्तों उसी पर तुक्का मारना। ठीक है, आपको सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है क्या करूँ, उसका कौन सा हो सकता है, तो जो ऑप्शन आपको सबसे लंबा दिखता है दोस्तों उस पर आप टिक लगा देना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 99% आपका वो सही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे लंबा ऑप्शन होगा ना उस पर टिक कर देना। जब आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, आपको लगता है कि यार अब मजबूरी हो गई है तुक्के मारना, तब आप ना सबसे लंबे ऑप्शन को चूज करना। 99% वही आपका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 192 का दोस्तों आपका हो जाएगा वास्तविक जीवन की स्थितियों से। जो आपका क्षेत्र अध्ययन दोस्तों संबंधित होता है वो वास्तविक जीवन की स्थितियों से संबंधित होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं 193 पे आपका।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन दोस्तों प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है? ठीक है दोस्तों, उचित है पूछ रहा है आपसे। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, ठीक है दोस्तों, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। दोस्तों आप देखिए ऑप्शन नंबर सी और डी ना काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कि शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना और शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। हम सवाल को फिर पढ़ेंगे कि कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक उचित है। तो दोस्तों इसके हिसाब से जो आपका शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यही एक प्रभावी शिक्षण है दोस्तों, जहाँ पे शिक्षक द्वारा छात्रों को सिखाया और समझाया जा रहा है, यही क्या है आपका प्रभावी शिक्षण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कि बच्चे को सिखाया और समझाया जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, उसी के हिसाब से सी आपका बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है, जो एक शिक्षक है दोस्तों उसका मूल कर्तव्य क्या है? छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार करना, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना, छात्रों के मूल्य प्रणाली का आत्मसात करवाना, छात्रों में मूल्य प्रणाली का आत्मसात करवाना। दोस्तों आप सभी इसको सही कर पाए होंगे कि छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना क्या होता है दोस्तों? शिक्षक का एक मूल कर्तव्य होता है। ठीक है दोस्तों, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना यही क्या दोस्तों शिक्षक का मूल कर्तव्य है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल नंबर 195, निम्न में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? इनमें से कौन सा ऑप्शन दोस्तों ऐसा है जो संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? संगोष्ठी, कार्यशाला, व्याख्यान या समूह चर्चा? दोस्तों आप सभी समझते होंगे जो समूह चर्चा होती है ये छात्र केंद्रित और संवादात्मक होती है, यानी कि यहाँ पे संवाद होता है बहुत ज़्यादा, और छात्र केंद्रित होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि समूह चर्चा क्या होती है दोस्तों? छात्र केंद्रित होती है और संवादात्मक, यानी कि यहाँ पे कहता है कम्युनिकेशन होता है अच्छे से। ठीक है, संगोष्ठी नहीं होगा, कार्यशाला नहीं होगा, व्याख्यान नहीं होगा। व्याख्यान मतलब होता है बिल्कुल भाषण देना है, वो कुछ ना। समूह चर्चा में दोस्तों क्या होता है कि हर कोई बच्चा क्या है इसमें पार्टिसिपेट करता है, आपस में सभी लोग बैठ के विचार करते हैं और छात्र इसमें आपस में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो छात्र केंद्रित कौन सी है इसमें से? समूह चर्चा। डी इसका बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, 196 पे चलते हैं दोस्तों। ये होगा आपका, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ठीक है दोस्तों, छात्र पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे, छात्र को दंडित करना शुरू कर देंगे। तो बिल्कुल कॉमन सेंस से बड़ा सवाल है दोस्तों कि एक बच्चे के अभिभावक जो है आपसे कभी मिलने नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? दोस्तों आप जो है संभव होगा तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे और उनसे बच्चे के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या अच्छा है, जो भी है उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि उसके माँ बाप आपसे मिलने नहीं आ पा रहे हैं तो संभव हो तो आप ही उनसे क्या है मिलने चले जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 197 दोस्तों करते हैं। यहाँ पर एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यदि एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है तो इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या होता है? ठीक है, छात्रों को व्यस्त रखना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्रों को सिखाने के प्रयोजन से। देखिए सभी ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, मतलब बच्चा सोचेगा जिसने नहीं पढ़ा है पहले कभी, वो हल्का सा हो जाएगा कंफ्यूज किया। सभी ऑप्शन बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन हमने कहा था कि हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है दोस्तों, वो हो जाएगा छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है, जब एक टीचर क्लास में सवाल पूछता है तो वो इसलिए सवाल पूछता था कि बच्चे को, जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर नहीं सुन रहे हैं तो जब आप सवाल उससे पूछोगे तो वो आपकी बातों पे ध्यान देंगे कि यार कहीं सर दोबारा सवाल ना पूछ ले। ठीक है, दोबारा सवाल पूछने के डर से वो बच्चे क्या है क्लास को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो बच्चे का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो शिक्षक है उनसे सवाल पूछता है। ठीक है, कि तुम ध्यान से सुनो, नहीं तो मैं दोबारा सवाल पूछूंगा और फिर आप बताओगे नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही जो टीचर है वो सवाल पूछता है, ताकि जो छात्र हैं उनका ध्यान जो है क्लास पे लगा रहे, वो सवालों को बिल्कुल ध्यान से सुने, क्लास को बिल्कुल ध्यान से समझे। तो छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही जो टीचर है वो प्रश्न पूछता है दोस्तों। आई थिंक आप समझ गए होंगे, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 198 से। यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? यदि आपके जो छात्र हैं दोस्तों वो आपके शिक्षण में, आपकी क्लास में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? उन्हें अनदेखा करेंगे, कक्षा छोड़ देंगे, उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे, या शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे? तो देखिए दोस्तों आप जो है इसमें दो ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे या शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे। आप चेक करेंगे कि बच्चे जो है रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, मैं पढ़ाने में ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जो बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। तो आप अपने शिक्षण पद्धति की दोस्तों समीक्षा करेंगे। ठीक है, आप समीक्षा करके ये सोचेंगे, जानेंगे कि बच्चे कैसे मेरी क्लास में इंटरेस्टेड लें या कैसे इंटरेस्ट लें मेरी क्लास में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि आप समीक्षा करेंगे और शिक्षण पद्धति की अपनी समीक्षा करेंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि आप देखेंगे कि बच्चे इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। 199 दोस्तों, प्रायः वो शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होता है जो उनके साथ अतरंगता विकसित कर ले, उनकी समस्या का समाधान करे, उन्हें अच्छा ग्रेड दे,
अतिरिक्त शिक्षण शुल्क के लिए कक्षाएं ले। तो आप सभी कॉमन सेंस से कर सकते हैं कि जो लोकप्रिय शिक्षक वो होता है दोस्तों जो बच्चों की समस्याओं के समाधान में सहायता करे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कि एक लोकप्रिय और अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चों की समस्याओं के समाधान में सहायता करे। ठीक है दोस्तों, आप इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 200 जो कि आपका कहता है किसी बच्चे के लिए सामाजिकरण का प्रथम स्रोत है। किसी बच्चे के लिए सामाजिकरण का प्रथम उद्देश्य है दोस्तों परिवार, विद्यालय, मंदिर या खेल का मैदान। ठीक है दोस्तों, आप सभी ना इसमें से एक गलती करेंगे। ठीक है, कि परिवार करें कि विद्यालय करें। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं जो बच्चे की प्राथमिक शिक्षा होती है वो उसके परिवार से होती है। जो सामाजिक जो बोल चाल उठना बैठना सीखता है अपने परिवार से ही सीखता है। तो सामाजिकरण का जो प्रथम स्रोत है दोस्तों वो क्या है, परिवार है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अपने परिवार से ही वो समाज सीखता है कि कैसे किससे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है। तो सामाजिकरण का जो प्रथम स्रोत होता है दोस्तों वो उसका परिवार ही होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए ये हो गया आपके बाकी के सवाल। ठीक है, जो लोग कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इसी चैनल पे जो है आपके लिए आप उनके प्रीवियस के पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, तो अगर यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आपको सही लगता है यहाँ पे पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। ठीक है, बाकी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। इसमें पिछले वर्ष के जितने भी पेपर हैं यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा, कनिष्ठ सहायक के, पुलिस के, शिक्षपाल के, और साथ ही साथ वन दरोगा के, फॉरेस्ट गार्ड के जो भी पेपर है मेरे पास पड़े हैं या जो भी मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आऊँगा वो सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, हिंदी की और उत्तराखंड की क्लासेस यहाँ पे मिलनी होंगी आप सभी के लिए। ठीक है, बहुत जल्द आपके लिए उत्तराखंड की क्लासेस और करंट अफेयर्स वगैरह भी यहाँ पे अपलोड होने लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको कोई विशेष टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको अभी शाम तक कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपने पेपर को अच्छे से दीजिएगा, कॉमन सेंस के साथ वहाँ बैठिएगा, शांति से बैठ के सवालों को कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की, परेशानी किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है दोस्तों। ठीक है, एक शांत दिमाग से ही आप परेशानी को सुलझा सकते हैं। तो टेंशन लेके मत बैठिएगा, आराम से बैठिएगा और कॉमन सेंस के साथ ईजीली सवाल को ध्यान से पढ़कर उसको सॉल्व कीजिएगा। बाकी आप सभी ने मेहनत करी होगी और जिसने नहीं करी, जिन्होंने करी, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। अच्छे से मेहनत से अपना पेपर दीजिए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके अगली वीडियो में और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।